Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important topic, which is the paper presentation. Paper presentation is as important as studying and preparing for your exam. If we consider an example of two students जो कि सेम बुक से पढ़ रहे हैं, सेम नॉलेज गेन कर रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, बट जब उनके टेस्ट होता है सो उनके मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है. दिस डिफरेंस इज़ बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पेपर प्रेजेंटेशन. MBBS के अंदर हर स्टूडेंट ये ट्राई करता है कि वो बहुत अच्छी तरह से पढ़े, बट इफ़ स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू गेन गुड मार्क्स इन पेपर, इसका मतलब है कि द प्रॉब्लम लाइज इन द पेपर प्रेजेंटेशन. सो आई एम गोइंग टू गाइड यू रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव योर पेपर प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी पेपर आपके सामने आता है यू हैव टू गिव अ रीड टू होल पेपर. इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर पाओगे. अब क्वेश्चन की सिलेक्शन आपने दो बेसिस के ऊपर करनी है. सो फर्स्ट बेस इज़ कि वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको 100% आता है और 90% आता है, आप उस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करो. सेकेंडली, आपने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड आंसर कम हो और उनके मार्क्स ज़्यादा हों, और आपने उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है एज़ कम्पेयर टू दोज क्वेश्चंस जिसके अंदर कंटेंट तो उसने बहुत ज़्यादा मांगा है बट मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं हैं. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग किसास एंड दियत, जिसमें ये पूछा जाता है कि आपने किसास एंड दियत में से जो ऑर्डिनेंस है किसास एंड दियत, उसमें से आपने हर्ट के सेक्शंस लिखने हैं एंड अलॉन्ग विद देयर स्टेटमेंट्स. अब ये क्वेश्चन इज़ ऑफ 10 मार्क्स, बट ये क्वेश्चन आपका 10 मिनट्स के अंदर और 5 to 7 मिनट्स के अंदर भी अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये 10 मार्क्स दे रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आप पहले करोगे एज़ कम्पेयर टू वो क्वेश्चन जो कि 2, 3, 5 मार्क्स के पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और वो आपसे बहुत सारा कंटेंट मांग रहा है. इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और आपके मार्क्स भी गेन होंगे. कि अगर इन दी एंड कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ जाता है तो आपका ऐसा क्वेश्चन छूटे जिसके अंदर मार्क्स कम थे. उसके बाद स्टार्टिंग विद सॉल्विंग दी पेपर, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर, उसके साथ उसका पार्ट नंबर, इनको अच्छी तरह से मेंशन करो, बड़ा बड़ा करके मेंशन करो, ताकि एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कोई भी मुश्किल ना हो. सेकेंड, ये आप अपने क्वेश्चन के जो भी मेन रिक्वायरमेंट है उसकी हेडिंग बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सिनेरियो दिया गया है एंड यू आर आस्क्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर इट, तो आप सबसे पहले क्या करो, डायग्नोसिस की हेडिंग डालो, फिर उसके बाद अपना डायग्नोसिस लिखो, देन आप हेडिंग डालो कि द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़, और फिर उसके बाद उसके ड्रग्स के नाम लिख दो. ठीक है, अगर सिर्फ ड्रग्स के नाम ही पूछे गए हैं. देन उसके बाद अपने पेपर को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करो. अब ब्यूटीफाई करने का तरीका ये है कि आप उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दो. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेबल्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ. रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ्स, आप टेबल्स की फॉर्म में लिखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ड्रग्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपसे ये पूछा गया है कि आपने ड्रग्स विच आर यूज इन एजमा और COPD, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटीज़ लिखना है. सो इसके बजाय कि आप हर ड्रग की हेडिंग दो और साथ उसके नीचे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पैराग्राफ लिखो, उसकी टॉक्सिसिटी का पैराग्राफ लिखो, आप एक टेबल बनाओ जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे. सबसे पहले नेम ऑफ द ड्रग होगा, नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा और थर्ड में टॉक्सिसिटी होगी. इस तरह से क्या हुआ कि आपका एक ही टेबल के अंदर सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटीज़ कवर हो जाएंगी. आपके एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा. इसी तरह से जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी चीज़ का कोई मैकेनिज़्म है, कोई डिजीज़ की पैथोजेनेसिस है, कोई ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसिस है, तो वहाँ पे रादर देन राइटिंग अ होल पैराग्राफ आप उसका फ्लो चार्ट बना दो. फॉर एग्जांपल, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का पैथोजेनेसिस पूछा गया है, तो उसके लिए यू कैन ईजिली राइट कि कोई भी पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है या फिर उसको कोई भी स्टमक का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पा रहा है. नेक्स्ट स्टेप पे आप देखो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 और द डाइट नहीं बन पा रही हैं. नेक्स्ट स्टेप पे आप देखो कि विटामिन B12 की जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है. फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे एरो डाल के लिखो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नमनेस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है. सो इस तरह से आपका 4 to 5 स्टेप्स के अंदर आपका पूरा पैथोजेनेसिस कवर हो गया. आपके एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और उसके अलावा आपका टाइम भी बचेगा. ठीक है. सो आपके एग्जामिनर को पैराग्राफ के अंदर से आंसर्स ना ढूंढने पड़े. आप ये कोशिश करो कि मैक्सिमम टेबल्स और फ्लो चार्ट्स ऐड करो, उसके साथ साथ डायग्राम्स ऐड करो. अब थर्ड ईयर के अंदर जो मोस्टली डायग्राम्स होती हैं, फार्मा के अंदर कोई डायग्राम्स नहीं होती हैं, फोरेंसिक के अंदर कोई डायग्राम्स नहीं होती हैं, हार्डली कोई 1 से 2 डायग्राम्स हैं. सिर्फ जो डायग्राम्स होती हैं वो पैथो और माइक्रो के अंदर होती हैं. तो जहाँ पे भी आप डायग्राम बना सको साथ लाजमी डायग्राम बनाओ.
आपने अपने माइंड में सिर्फ एक ये बात करनी है कि मैंने 1 महीना या 2 महीना या आधा महीना 15 दिन के अंदर इस पूरे पेपर के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी की है। सो मेरे पास सिर्फ यही 2 से 3 ढाई घंटे हैं जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ अपना जो भी तैयारी की है उसे रिप्रोड्यूस करना है और उसे एग्ज़ामिनर को देना है। अगर आप सब कुछ पढ़कर पेपर अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्ज़ामिनर को नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है, आपने उसे दिखाना है कि आपने कितना पढ़ा है। सो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आप अपने पेपर को ईजी बनाओ, अपने पेपर को ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड ईज़ी टू रीड एंड ईज़ी टू फाइंड आंसर्स। ये सब चीज़ें आपके पेपर की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसका तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है कि अपने आंसर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करो, फ्लो चार्ट्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करो, टेबल्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करो, जहाँ जहाँ डायग्राम बनती है वहाँ वहाँ डायग्राम बनाओ एंड ऑल दिस विल हेल्प यू टू गेन वेरी गुड मार्क्स इन पेपर। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जहाँ पे अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर कोई लैकिंग भी है तो आपकी जो अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन है और आपका जो पूरा पेपर अच्छा आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वो उसको कवर कर लेगा। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छे तरीके से आता है। उसका यही फ़ायदा होगा कि जब आपका एग्ज़ामिनर आपका पेपर खोल के देखेगा तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इस बच्चे को आंसर्स आते हैं, उसे पेपर अटैम्प्ट करना आता है। तो कहीं अगर आपके क्वेश्चन में कोई लैकिंग भी होगी तो उसमें आपके मार्क्स नहीं घटेंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो दिस वॉज अ ब्रीफ डिटेल रिगार्डिंग कि आप किस तरह से पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गाइडलाइंस। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।